नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की 11वीं क्लास के बारे में। उम्मीद करता हूं इस सेशन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आइए जानते हैं आज के इस सेशन में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, कथन दिया जा रहा है ना। एक कथन है और एक कार्यवाही, कथन कार्यवाही का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें, है ना। और कथन क्या कहा जा रहा है, एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। ठीक है, एक कथन दिया गया है कि एक मकान के ढहने से 30 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे कि वहां के लोग जो उत्तेजित हो गए थे, बोले तो आक्रोशित हो गए। अब आक्रोशित होने के बाद में हमें वहां पर क्या क्या कार्यवाही उचित लगती है, उस कार्यवाही को हमें देखना है और फिर हमें दिए गए ऑप्शन में से हमें हमारा आंसर का चयन करना है। तो देखते हैं कि क्या कार्यवाही की जा सकती है। सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए। चलो ठीक है, एक कार्यवाही तो ये दी जा रही है। दूसरी कार्यवाही, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, यहाँ दो बातें कही जा रही है। एक बात तो ये की जा रही है कि सरकार को तुरंत मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर 30 लोगों की मृत्यु हुई है तो सरकार को जरूर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, इसलिए मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए। पहली कार्यवाही बिल्कुल उपयुक्त है। और दूसरी बात कही जा रही है कि इस सामग्री में समझौता करने वाले जो भी बिल्डर है, उन बिल्डरों के खिलाफ भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मान लो बिल्डिंग गिर गई और उसके अंतर्गत किसी प्रकार के ऐसी सामग्री का प्रयोग किया गया जिससे कि ये क्षति हुई है, तो जरूर सरकार को इसके ऊपर भी कोई कदम उठाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दूसरी जो कार्यवाही है वो भी बिल्कुल सही है और पहली कार्यवाही भी सही है। तो हमें जो दो ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें केवल एक सही है, नहीं है। केवल दो सही है, नहीं है। क्या दोनों सही है? बिल्कुल सही है। हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि इस कथन के आधार पे हम दोनों ही कार्यवाही आपको बताओगा करने वाले, है ना। आगे अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इत्यादि क्रम में बजती रहती है। और आगे भी बोले तो इसी क्रम में बजती रहती है ना। तो बताइए 9 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, 9 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। तो देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसका मतलब 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, ऐसे बजती रहती है। तो बताइए कि घड़ी 9 घंटे में कितनी बार बजेगी। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है ना, किस ट्रिक का प्रयोग करना है। तो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें ट्रिक यूज करनी है और वो ट्रिक को जानते हैं, है ना। और वो ट्रिक है n प्लस 1, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है, इस ट्रिक को आपको यहाँ पे यूज करना और इस ट्रिक से आपको ये सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं। सर यहाँ 1 और 2 तो सूत्र में दे रखा है, ट्रिक में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। सर n का मतलब बता दीजिएगा। तो आइए जानते हैं यहाँ n का मतलब क्या रहने वाला है। n का मतलब जो यहाँ पर रहने वाला है वो है दिया गया समय। बोलो क्या रहने वाला, दिया गया समय। जो भी समय आपको दिया जा रहा है वही n कहलाता है। तो दिया गया समय n की वैल्यू होती है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना। तो देखते हैं, सबसे पहले कहा जा रहा है n प्लस 1। तो दिया गया समय कितना है, बोलो दिया गया समय 9 घंटे है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। कोष्टक हटाएंगे, क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा। यहाँ 9 और 9 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा, 10 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं तो यहाँ कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 9 इंटू 5 करेंगे तो 9 पंजे 45 और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये जो घड़ी है कुल 9 घंटे में कितनी बार बजने वाली है, 45 बार बजने वाली है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिया जा रहा है ऑप्शन डी के अंतर्गत। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 9 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है, 45 बार बजती है। ये आपको ध्यान रखना। अब हमें ये देखना है कि सर ये जो 9 घंटे वाला सिस्टम दिया गया है, क्या इससे सब चीजें क्लियर हो जाती है, ये ट्रिक सब जगह उपयुक्त होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो n की वैल्यू है ना, इसका जो अधिकतम मान है ना वो हो सकता है 12 तक हो सकता है। इसका मतलब आपकी जिस क्वेश्चन के अंतर्गत 12 घंटे तक कोई समय दिया जाता है तो वहां तक तो हमारी बात बिल्कुल सही है कि ये ट्रिक लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन 12 घंटे से जैसे अधिक का समय आ जाता है तो सर फिर वहां हमें क्या करना है, तो वहां हमें दो बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, तो देखते हैं।
सबसे पहली बात आपको याद रखनी कि 12 घंटे से अधिक कोई समय आ जाए तो एक लाइन याद रखो कि 12 घंटे में जो घड़ी है वो बजती है 78 बार। कितनी बार बजती है? 78 बार बजती है। और 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है? तो वो आप याद रखो 24 घंटे में घड़ी बजती है 156 बार। कितनी बजती है? 156 बार। आप देख लीजिएगा 12 घंटे का आप निकाल के देख लीजिए 78 आंसर आ जाएगा। और 12 में 78 आ रहा है, 12 का डबल 24 हो गया, 78 156 हो गया। सर 12 का 78 कैसे आया? ये चीज अपन देख लेते हैं। देखिएगा n की वैल्यू कितनी है? 12, ये 12 लिख दिया। अगला 12 में एक जोड़ो कितना जाएगा? 13, ये 13 लिख दिया। और इसका भाग दे देंगे अपन 2 का, और 2 का भाग दिया तो 6, और 13 6 कितना हो गया? 78। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है? 78 बार। तो 24 घंटे का भी आप याद रखो कि 12 में 78 तो 24 घंटे में 156 बार बजती है। अब आपको कितना भी समय दिया जाए आप इस कंडीशन से आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं आपको, मान लो कि आपको समय दे दिया था 15 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। अब हमें पता है 15 घंटा को हम n की वैल्यू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपने कहा n का अधिकतम मान कहां तक हो सकता है? 12 तक हो सकता है। तो सर इस 15 घंटे का आंसर कैसे निकालेंगे? तो 15 घंटे जैसे ही 12 से अधिक का समय आ जाता है तो इसमें अपन क्या कहेंगे? 15 घंटे में से 12 घंटे का मुझे याद है, 12 घंटे का मुझे याद है। क्या याद है? तो हम कहेंगे 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है? 78 बार बजती है। ठीक है। अब 15 में से 12 गए, कितने बज गए? 3 घंटे बज गए। और 3 घंटे का अपन n की वैल्यू मान ही सकते हैं। कैसे? 3 को लिख लेंगे इधर, 3 में एक जोड़ा 4 डिवाइड बाई 2, और 2 से काटा तो 2 दूनी 4, और 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा। तो 12 और 3 15 घंटे हो गए, 78 और 6 कितना हो जाएगा? 84। तो इस 15 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है? 84 बार बजती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये n की जो वैल्यू है लास्ट आपको 12 तक मानना है, ये आपको ध्यान। और 12 से अधिक का समय जैसे भी आ जाए तो 2 लाइन अतिरिक्त याद रखो कि 12 घंटे में घड़ी 78 बार बजती है और 24 घंटे में घड़ी 156 बार बजती है। ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है? अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है a प्लस बी का अर्थ है a b की मां है। इसका मतलब जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में प्लस का साइन आ जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या है? मां है। आगे कह रहा है a माइनस बी का अर्थ है a b के पिता है। इसका मतलब हो गया कि जहां भी दो व्यक्तियों के बीच में माइनस का साइन दिखे तो आप समझ जाना पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्या है? पिता है। आगे हम देखते हैं a इंटू बी का अर्थ है a b की बहन है। इसका मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो आप समझ जाना पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या है? बहन है। और आगे हम बात करते हैं a डिवाइड b का अर्थ क्या होगा? तो हम कहेंगे a b की पुत्री है। इसका मतलब जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में डिवाइड का साइन आ जाए तो आप समझ जाना पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या है? पुत्री है। अब ये कंडीशन दे दी गई, हमें 4 सिंबल दे रखे हैं, इन सिंबल के आपको रिलेशन भी दिए जा रहे हैं। अब आपको दिया जा रहा है यहां पर एक समीकरण, यदि P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू डिवाइड एस प्लस यू है तो बताइए एस का टी से क्या संबंध होगा? तो सबसे पहले हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। इस समीकरण से रिलेटेड जो भी डायग्राम बनेगा उसको हमें हल करना पड़ेगा, और उसके बाद में देखेंगे उसमें एस जो है टी के क्या लग रहा है वो हमें आंसर देना। तो आइए जानते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। पहले बनाओ P प्लस आर, प्लस का साइन ये रहा, a प्लस बी का अर्थ होता है a b की मां है। इस बात को यहां लगा लो। P प्लस आर का अर्थ है P किसकी मां है? R की मां है। और P R की मां है तो यहाँ P को ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। मां कौन है बोलो? P है तो माइनस लगा दीजिएगा। ये कंप्लीट काम। अब आगे कह रहा है R इंटू टी, इंटू का अर्थ A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है। तो आप कहो R इंटू टी का अर्थ है R किसकी बहन है? T की बहन है। अब R यहाँ पे लिख दिया, और R किसकी बहन है? T की बहन है। बहन है तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। आपको ध्यान रखना। टी माइनस क्यू, देखो a माइनस बी का अर्थ ए बी के पिता है, तो आपको टी माइनस क्यू का अर्थ टी किसके पिता है? क्यू के पिता है। तो क्यू आ जाएगा नीचे, और यहां हम देखेंगे टी पिता है तो क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा है क्यू डिवाइड एस, ए भाजक बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, तो क्यू भाजक एस का अर्थ है क्यू किसकी पुत्री है? एस की पुत्री है। अब देखो क्यू ऑलरेडी पुत्री हो रही है, मतलब किन की हो रही है? टी की हो रही है, तो इसका पुत्री है तो माइनस लगा दो। अब ये कह रहा एस की भी पुत्री है, लेकिन यहाँ पे टी की पुत्री हो रही है, तो पुत्री आप जानते हैं पिता की भी हो सकती है, माता की भी हो सकती है। यहां जब ये पिता है तो एस यहाँ पे किसके रूप में आ जाएगा? माता के रूप में आ जाएगा, और दोनों को अपन कर देंगे राउंड के अंदर। ये आपको ध्यान रखना। और अंतिम लाइन दी जा रही है एस प्लस यू, एस प्लस यू, ए प्लस बी का ए बी की मां है, एस प्लस यू का एस किसकी मां है? यू की मां है। एस यू की भी मां है तो एस यहाँ पे है तो यू लिख दीजिएगा। इसी की आपको पता होगा भाई या बहन हो सकता है ना, तो एस यू की मां हो जाएगी। ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन बहनें भी हो सकती है ना, और ये इनको पिताजी कहेंगे, और पिताजी की पत्नी इनकी क्या लगेगी? माताजी लगेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए एस का टी से क्या संबंध होगा? ये टी इस एस को क्या कहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं टी कहां पर है? यहां पर है, और एस कहां पे? यहां पे। तो टी यहाँ पे क्या कह रहा है? एस को
पत्नी कह रहा है, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी पत्नी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा मिलने वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वें नंबर पर है ना, तथा राजू नीचे के छोर से 18वें नंबर पर है। यदि वह अपना स्थान आपस में अदल बदल लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं, तो अमन ऊपर छोर से कौन से स्थान पर आता है, 42वें स्थान पर। तो बताइए पंक्ति में कितने लड़के हैं। यहाँ दो लड़कों की कंडीशन दी जा रही है, दोनों के क्रमांक दिए जा रहे हैं, और बाद में कहा जा रहा है दोनों जब अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो बदलने के बाद में क्या बदलाव आता है, और बदलाव आने के आधार पर आपसे पूछा रहा है कि बताइए इस पंक्ति के अंतर्गत कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी। आइए देखते हैं, लड़कों की पंक्ति में अमन ऊपर से है ना, अमन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, और ऊपर से आएंगे तो यहां हमें मिलेगा अमन, कौन से नंबर पर मिल रहा है, तो अमन हमें मिल रहा है यहाँ पे 12वें नंबर पे, ये लिख दिया 12वां, ठीक है। तथा राजू नीचे के छोर से 18वें नंबर पे, नीचे से आएंगे तो आपको मिलेगा राजू, और राजू कौन से नंबर पे मिलेगा, तो राजू मिल रहा है आपको यहाँ पे 18वें नंबर पे, ये 18वें नंबर पे राजू मिला दिया, ठीक है। आगे कह रहा है यदि वह अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो इनके स्थान बदलवाना आपको, कैसे बदलवाना है तो आइए जानते हैं। इसका मतलब है कि अमन की जगह तो आ जाएगा राजू, और राजू की जगह आ जाएगा अमन, ये आपको ध्यान, ये स्थान बदलवा दिया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अमन ऊपर के छोर से 42वां हो जाता है। अब देखो अमन कहां पर है, अमन यहाँ पे है, और अमन का अभी जो स्थान चल रहा है नीचे से पता चल रहा है, और तो ये कह रहे हैं ये जो अमन है ये ऊपर से कौन से स्थान पर आ जाता है, 42वें स्थान पर आ जाता है। कौन से स्थान पर आता है, 42वें स्थान पर आ जाता है, ये 42 लिख दिया, चलो ठीक है। और अंत में आपसे बात पूछा रहे, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, ये आपको देना। अब आप मुझे बताइए, एक ही व्यक्ति के आपको जब दो तरफ से स्थान पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में राजू, राजू का ऊपर से स्थान तो पता, लेकिन राजू का नीचे से स्थान पता नहीं है, तो यहां तो अपन आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन अमन का स्थान नीचे से भी पता है और अमन का स्थान ऊपर से भी पता है, मतलब एक ही व्यक्ति के जब दोनों तरफ से स्थान पता होता है हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 18 और 42 दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 60। लेकिन ये टोटल से हमेशा क्या होता है, एक ज्यादा आता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। एक ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि अमर को आपने नीचे से भी गिन लिया, ऊपर से भी गिन लिया, है ना, तो इसलिए इसको अपन ने एक बार माइनस कर दिया, और हमारा आंसर आ जाए 59, जो कि ऑप्शन डी में मिल रहा है, और यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, 4 मार्च 2008 को कौन सा वार था। 4 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये वार था, ये आपसे पूछा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम ट्रिक जान चुके हैं कि इसकी ट्रिक क्या होती है, देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या होगी, ऐसे किसी भी तिथि का वार निकालना तो इसके लिए अपन ने ट्रिक याद की थी, है ना, और ट्रिक कौन सी थी देखते हैं। ट्रिक जो थी वो थी, सबसे पहले हमें याद करना पड़ता है दिनांक के रूप में। 4 मार्च, तो 4 यहाँ किसको दर्शाता है, दिनांक को। फिर कहता है मार्च, मार्च का मतलब हो गया माह, और माह हो गया तो इसका मतलब यहां लिख देंगे अपन माह का कोड। इसके बाद में कह रहा है कि 2008, 2000 क्या हो गया, शताब्दी हो गया, ये आपको ध्यान रखना, और शताब्दी हो गया तो यहां लिख देंगे अपन शताब्दी का कोड, ये आपको ध्यान रखना। और फिर कहता है यहाँ शताब्दी के कोड के अंतर्गत की वर्ष, अंतिम 2 जो अंक होते हैं ये कहलाते हैं वर्ष, ये आपको ध्यान रखना। और फिर इन वर्षों में अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी वो आपको यहाँ लिखना है, और जब ये सब लिखेंगे तो इसके बाद में फिर आप में इसमें आपको देना है 7 का भाग, और 7 का भाग देने पर शेषफल जो आता है उसके अकॉर्डिंग में आंसर निकाल के बताना। आइए जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दिनांक, दिनांक कितनी है, 4, तो ये 4 लिख देंगे अपन, ये 4 लिख दिया, ठीक है। माह का कोड, अब माह कौन सा, मार्च, और मार्च का कोड हमने याद किया था जनवरी फरवरी मार्च का 144, तो मार्च का जो कोड होगा वो कितना होगा, 4 होगा, तो यहां भी अपन 4 लिख देंगे, चलो ठीक है। फिर आपको शताब्दी का कोड चाहिए 2000, 2000 का कोड कितना होता है, 6, याद किया था 1800 1900 2000 206, तो 2000 का कोड कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद में वर्ष कितने, अंतिम 2 अंक वर्ष कहलाते हैं, 8 होते हैं, और 8 वर्षों में अधिवर्ष कितने, 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, जितनी बार जाता है वही अधिवर्ष कहलाता है, और भाग कितने का दे दो, 7 का दो, 4 4 8, 8 8 16, 16 2 18, 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं, 18 और 6 24 होते हैं, और 24 में 7 का भाग दिया तो 7 या 21, शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया, और 3 शेषफल बचता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ये आपको जानना। बताओ मंगलवार आपको किसी ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ये आपको जानना। तो सब 4 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा वार था, तो हम कहेंगे उस दिन कौन सा वार था, मंगलवार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रोहन उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब अपने
बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। इस स्थान से फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना। तो सबसे पहले देखते हैं रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन, ये लिख दिया रोहन स्टार्टिंग बिंदु है ना, और ये उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर हमने यहाँ पे चला दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? इसके बाद में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो आप देखिएगा, दाया का मतलब था क्लॉकवाइज और बाया का होता है एंटी क्लॉकवाइज। बाईं ओर मुड़ रहा है तो मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाना, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ा दिया, ये मुड़ा दिया। मतलब कितने किलोमीटर चलता है? तो ये क्या 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 किलोमीटर चला दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे कह रहा है इसके बाद है फिर बाईं ओर मुड़ता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है मतलब आपको इधर मुड़ेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब ये 3 किलोमीटर है तो वापस आपको होता 3 किलोमीटर इसके बराबर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। वापस 3 किलोमीटर चलेगा और वो इसके बराबर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ये लिख दिया 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? इस स्थान से फिर बाईं ओर मुड़ता है, इससे वापस बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का वही एंटी क्लॉकवाइज, और कितने किलोमीटर जाएगा? 3। अब मुझे बताओ बाईं ओर मुड़ेगा, इधर तो कितनी है? 2। तो यहां वापस आओगे 2 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ये क्या है? 3 किलोमीटर चलना है। इसका मतलब यहां से भी वो आगे निकल जाएगा, और यहां आकर ये जो दूरी है कितने किलोमीटर की है? 3 किलोमीटर की, और यहां आकर वह रोहन रुक जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां रोहन है और यहां प्रारंभिक बिंदु है ना। अब अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है बताओ? ये 3, ये 3, अब ये 2 है तो यहां तक ये भी कितने हो जाएगी? 2, लेकिन पूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। 2 तो यहां से हो गई, तो बाकी बची हुई कितने किलोमीटर हो जाएगी? 1 किलोमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि रोहन जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर पर है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर युग्म का पता लगाएं। दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर युग्म का आपको पता लगाना। इसका मतलब समझो कि आपको यहाँ पे चार आपको अक्षर युग्म दिए गए हैं, ठीक है। और इन 4 अक्षर युग्मों में एक ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल असंगत है, बिल्कुल अलग है, उसी का आपको चयन करना। अब अलग क्या है तो देखते हैं। देखो ए बी जेड वाई, हमें पता चल रहा है कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, और बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। तो मतलब ये तो कंफर्म पता चल गया कि पहले अक्षर में अपोजिट लेटर दिए जा रहे हैं। आगे भी ऐसा होता है, क्या चेक करना पड़ेगा। मतलब सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू। बिल्कुल सही बात है, अपोजिट चल रहा है। अब देखो ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा साहब वी होता है, और इसने क्या दे दिया? यू दे दिया। और एफ का उल्टा क्या होता है? यू, और इसने क्या दे दिया? वी दे दिया। मतलब इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। और आगे देखा तो देखो जी का अपोजिट टी सही बात है, एच का अपोजिट एस बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंतर्गत और इसमें इन तीनों के अंतर्गत अपोजिट लेटर दिया है। पहले अक्षर का पहला अक्षर ही अपोजिट के रूप में आ रहा है, जबकि इसमें पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में दिया जा रहा है। इसका मतलब इन चारों में से जो डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा? ई एफ यू ई, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो बताइए सबसे लंबे 2 कौन है? ठीक है, ए डी से नाटा है। ए किससे नाटा है? डी से नाटा है, तो यहां लिखेंगे अपन डी, है ना। और डी से नाटा कौन है? ए है, तो यहां लिख दिया ए लिख दिया। चलो ठीक है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा। देखिएगा परंतु सी से लंबा, ये जो परंतु शब्द आता है ना, ये आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। परंतु, किंतु, तथा, वह, और, ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। ठीक है, तो बताइए ए डी से नाटा, ए की 2 कंडीशन दी जा रही है कि डी से तो नाटा है, डी से छोटा है बोले तो, ठीक है। और दूसरा है परंतु सी से लंबा। कौन? ए। ये जो ए है सी से लंबा है, तो सी को अपन यहां बिठा देंगे। ठीक है, गेप छोड़ देंगे ताकि बीच में कोई और आए तो बिठा सके। आगे देखो, डी बी से नाटा है, डी बी से नाटा है, चलो ठीक है। ये जो डी है बी से नाटा है, तो इसका मतलब बी बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? परंतु ए से लंबा है। परंतु का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? डी। जो डी है वो बी से तो छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ये जो डी है बी से तो छोटा है और ए से लंबा है, बिल्कुल हो ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस लाइन का हिसाब हो गया। आगे देखो, ई ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है। बताओ ई है क्या है? पर नहीं, ए से नाटा है, तो ए से अब ई यहां भी आ सकता है, ई यहां भी आ सकता है। लेकिन अब आगे देखते हैं, परंतु सी से लंबा है। परंतु का मतलब होता है ई। ई जो है ए से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन सी से लंबा है। इसका मतलब ई जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन का पूछा, कंप्लीट हो गया, तो पूछा कि
बताइए सबसे लंबे दो व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। सबसे लंबे दो व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। और सबसे लंबे दो व्यक्ति एक तो बी है और एक डी है। बी तथा डी सबसे लंबे दो व्यक्ति हो जाएंगे। ई ए नहीं, ई बी नहीं, सी बी नहीं, बी और डी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी में दिया जा रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में, है ना, और एक अक्षर दिया जाए NECPOTAM का अर्थ है बॉयज आर स्टडिंग, है ना। फिर कहा है मी टेम सेम का अर्थ है ग्रेस आर शोर, है ना। और फिर कहा जा रहा है और टेम को मी का अर्थ है बॉयज आर ग्रेप्स। इस कूट भाषा में शोर का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस शोर शब्द का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक बात कही जा रही है, क्या कही जा रही है, आप देखिएगा शोर शब्द आपको कहां पे दिखाई दे रहा है। शोर शब्द हमें दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, अब बताओ इसके अलावा और भी कहीं पे आ रहा है, मतलब इन तीनों का कोड हमें यहाँ पे मिलेगा, इन तीनों का कोड हमें इसमें मिलेगा और इन तीनों का कोड हमें इनमें मिलेगा। तो बताओ शोर शब्द एक तो यहाँ पे आ रहा है, इसमें शोर शब्द है क्या, नहीं है। इसमें शोर शब्द है क्या, नहीं है। इसका मतलब मान के चलो जब ये शोर शब्द एक लाइन में आ रहा है सेकंड लाइन में, तो इसका कोड भी सेकंड लाइन में आएगा। हम देखते हैं, हमने देखा एम ई इसमें है, एम ई इसमें है क्या, नहीं है। एम ई इसमें आ गया, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं टी ए एम इसमें है और टी एम इसमें भी आ गया, तो ये भी नहीं, क्योंकि जब हमारा शब्द एक ही आ रहा है तो उसका कोड भी एक ही जगह आएगा। ठीक है, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि वो तो एस ए एम देखो एस ए एम न तो इसमें है और न इसमें है कहीं पे, देखो यहाँ टेम है, यहाँ पो, यहाँ मी, मतलब यहाँ भी नहीं है। तो ये फिक्स हो गया कि शोर शब्द का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये सेम शब्द कर रहा है और यही हमारा राइट आंसर होने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, ठीक है, इनटू का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ इनटू है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो बताइए निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ चार सिंबल दिए जा रहे हैं, चारों सिंबलों को अलग अलग बारे में बताया जा रहा है कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है ना। और फिर आपसे पूछा रहा है कि बताओ इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस समीकरण का मान क्या होगा। तो देखते हैं सबसे पहले समीकरण क्या दिया जा रहा है। समीकरण दिया जा रहा है हमें 25, आगे दिया जा रहा है प्लस, फिर दिया जा रहा है 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10, फिर डिवाइड, फिर 2 और फिर माइनस, फिर 15 और बराबर पूछा रहा, बताओ क्या होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो पहला काम हमने समीकरण लिख दिया और समीकरण लिखते ही दूसरा काम हमें ये करना है कि इसके हमें क्या करना है, इनके चिन्हों को चेंज करना। जैसे कह रहा है यहां हमने लिखा 25, बताओ ये प्लस को क्या कोड कर रहा है, डिवाइड, ये डिवाइड लिख दिया, ये आपको ध्यान रखना। फिर 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कोड कर रहा है, माइनस, ये माइनस लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है इनटू, ये इनटू लिख दिया, फिर 2 लिख दिया और फिर माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है प्लस, ये प्लस लिख के 15 और बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एक काम तो हमें चिन्ह चेंज करने का था, कर दिया। अब दूसरा काम है कि यहां हमें वो चार सीक्वेंस में हमें इनको व्यवस्थित करना है। जैसे पहले हम डिवाइड करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई, फिर हम ऐड करते हैं, उसके बाद हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें से जो काम होगा वो डिवाइड वाला होगा। 5 का भाग दिया 25 में कितनी बार गया, 5 बार गया। ठीक है, 5 का भाग 25 में 5 बार गया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो 10 दूना 20 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 20 किसका आएगा, माइनस का आएगा। आपने डिवाइड कर दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम करेंगे, चलो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई के बाद में हमें जोड़ना और जोड़ेंगे तो आपको बताऊंगा। अब ये 10 दूना 20 तो हो गया, अब इधर प्लस 15 बचे और इधर प्लस 5 हो जाए, 15 और 5 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये 20 लिख दिया और फिर लास्ट में माइनस करेंगे और 20 में से 20 गया, बताओ कितना बचेगा, 0 बचेगा। बताओ ऑप्शन में आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। पी वी और एस के बीच में है, ठीक है। आर जो एस के दाएं बैठा दूसरा, ठीक है। क्यू और यू के बीच में है, ठीक है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको ध्यान रखना। आपको देखना कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो पहले 7 व्यक्तियों को बिठाओ और 7 व्यक्तियों को हम केंद्र की बोले तो एक गोलाकार टेबल पे बिठाना आपको। तो 7 व्यक्तियों को गोलाकार टेबल पे बिठाते हैं, ठीक है। और बिठाने के बाद में हम जिस प्रकार की इसने कंडीशन दी वो करते हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति को अपन इस प्रकार बिठा देंगे, ये एक व्यक्ति, ये दूसरा, इधर बिठा देंगे, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा व्यक्ति और एक इधर बिठा देता है, 7 व्यक्ति, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, ठीक है।
पी वी और एस के बीच में, पी जो है वी और एस के बीच में। मैंने कहा बीच का क्वेश्चन आ जाए, अगल बगल का क्वेश्चन आ जाए, पड़ोसी का क्वेश्चन आ जाए, हमें क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना। हमें क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना जहां जिस लाइन में या तो दायां शब्द मिले या बायां शब्द मिले, वहीं से अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो हमें मिला आर जो एस के दाएं दूसरा है। हाँ, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आर जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब हमें पता है क्वेश्चन हमेशा नीचे से स्टार्ट करना, ताकि हमें पता रहे कि हमारा ये दाया इसका दाया, हमारा बाया इसका बाया। ये कह रहा आर जो एस के दाएं है, एस के दाएं दूसरा है। अब यहाँ आर को बिठाए, एस को बिठाए, तो ये भी चीज हम सीख रखे हैं कि जिसके साथ के होता है उसको बिठाते हैं यहाँ पे नीचे, है ना। तो ध्यान रखना के किसके साथ में है, एस के साथ में। आर एस के दाएं दूसरा है, एस का दाया पहला, दाया दूसरा, यहाँ कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है Q और U के बीच में। अब इस R की दो कंडीशन की जा रही है। R जो S के दाएं दूसरा, R जो S के दो दाएं दूसरा है, वो Q और U के बीच में भी है। कौन, R। तो देखो R यहाँ पे है, अब Q और U दोनों में कहा आएंगे हमें पता नहीं, तो अपन एक बार के लिए से करते हैं, यहाँ Q ऑब्लिक U, यहाँ भी Q ऑब्लिक U, ये कंफर्म आएंगे दोनों स्थानों पर Q और U से, U के अलावा कोई नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे क्या कहते हैं, आगे एक लाइन छोड़ी थी P V और S के बीच में, P जो है V और S के बीच में। अब देखो S यहाँ पे, इधर तो हमारे पास वो कंडीशन नहीं जाने की, तो यहाँ S है, तो यहाँ बिठाओ आप V को, ताकि आपको पता S और V के बीच में कौन आ जाए, P आ जाए। ये P हमने बिठा दिया, ठीक है। आगे कह रहा है Q T का पड़ोसी नहीं है, Q जो है T का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब इनका दोनों का स्थान कौन सा फिक्स होगा, इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। Q T का पड़ोसी नहीं। अब हमें पता है पूरे 6 स्थान भर गए, एक स्थान बचा, इसका मतलब T तो यहीं पे आएगा, ठीक है। अब T का पड़ोसी कौन नहीं होना चाहिए, Q नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर U आएगा। कौन आएगा, U आएगा। तो फिक्स है, इधर भी क्लियर हो गया, कौन आएगा, Q आएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पूरा क्वेश्चन जम गया, ये आपको ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। V जो है P और S के बीच में है क्या, V P और S के बीच में, P और T के बीच में, तो ये तो गलत हो जाएगा। S V के बाएं दूसरा है क्या, S जो V के बाएं दूसरा है क्या, नहीं, V का दाया है, दाया पहला, दाया दूसरा है, बाया तो नहीं, दाया है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। R P के बाएं तीसरा है क्या, R देखो यहाँ पे है और P यहाँ पे है, तो यहाँ देखो दाया पहला, दाया दूसरा, दाया तीसरा, ये दाया है, बाया तो नहीं है। P S के तुरंत बाया है क्या, P जो है S का, हाँ S का बाया इधर ही होता है, बिल्कुल सही बात है, P जो है S के तुरंत बाया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है 8 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा शब्द, यहाँ कौन सा लिखा हुआ, कौन सा शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है ना, असंगत शब्द का चयन। मतलब यहाँ पे हमें कुछ 8 शब्द दिए गए और 8 शब्द में एक शब्द को छोड़कर सारे शब्द किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी लॉजिक को लेकर बिल्कुल समान है, और आपको उस शब्द का पता करना है जो उनके समान नहीं है। आइए जानते हैं। सबसे पहले दिया जा रहा मॉनिटर, एक दिया जा रहा हेडफोन, यहाँ कीबोर्ड, यहाँ विंडोज, यहाँ प्रिंटर, यहाँ स्कैनर, यहाँ स्पीकर, यहाँ माउस। ये सारे जितने भी डिवाइस है सब कंप्यूटर से रिलेटेड नाम दिए जा रहे हैं। कंप्यूटर शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये पता है कंप्यूटर शब्दावली है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ डिवाइस हमें इनपुट दे दिया जाए और एक ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस डाल दिया जाए, और उसी का हमें पता करना होगा। लेकिन हमने देखा तो मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड वापस आपको था इनपुट आ गया, हेडफोन इनपुट आ गया, और आगे देखा प्रिंटर वापस आउटपुट आ गया। इसका मतलब ये तो कुछ इनपुट कुछ आउटपुट दोनों ही दिए जा रहे हैं। तो यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ लॉजिक चल रहा है, देखो मॉनिटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हम कहेंगे मॉनिटर तो हार्डवेयर है, ठीक है। हेडफोन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है। कीबोर्ड हार्डवेयर है साहब, विंडोज सॉफ्टवेयर है साहब, ठीक है। प्रिंटर हार्डवेयर है, अच्छा स्कैनर हार्डवेयर है, अच्छा स्पीकर हार्डवेयर है, और माउस हार्डवेयर है। अब अपने आप हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सारे हार्डवेयर है एक शब्द को छोड़कर, और वो शब्द कौन सा है, वो है विंडोज। और विंडोज हार्डवेयर न होकर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे अगर अलग कोई होगा तो कौन सा होगा, विंडोज होगा। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है, नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। चलो ठीक है, यहाँ एक शब्द दिया गया, ये शब्द ऐसा है कि इन क्रम के अनुसार अगर इसको हम जमाएंगे तो वापस एक जैसा शब्द था, मतलब एक सार्थक शब्द बन जाएगा, एक अर्थयुक्त शब्द बन जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि आपको एक शब्द दे दिया जाए NIGHT, हमारे बहुत इजी वे में समझ में आ रहा है कि नाइट है, लेकिन इसी नाइट को ऐसे लिख दिया जाए H इधर लिख दे, T इधर, N इधर लिख दे, G और इधर लिख दे I, तो एक बार हम सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि शब्द कौन सा है
है ना, और उसके बाद में इसके ऊपर कुछ अंक लिख दिए जाए और फिर कहे कि बताओ चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसको वापस नाइट के रूप में बदल देगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा ही एक शब्द था और वो शब्द कौन सा उसका पता करना आपको। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए अगर इसका आंसर होता तो क्या होता। एक पे क्या आ रहा है, एक पे जी आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, 6 पे क्या आ रहा है, 6 पे एम आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, एन, 4 पे ई आ रहा है और 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे एन आ रहा है। बताओ ऐसा कोई शब्द होता है क्या? गेटमैन। गेटमैन सब तो होता है लेकिन ध्यान रखना GATE होना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं है, इसका मतलब ये तो राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखा क्या यहाँ एक शब्द आ रहा है, तो यहाँ देखा हमने 6 पे कोई शब्द आ रहा है, बिल्कुल एम आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 पे ए आ रहा है, ठीक है, 5 पे एन आ रहा है, 1 पे जी आ रहा है, 4 पे ई आ रहा है और 2 पे टी आ रहा है। तो यहाँ एक शब्द बना मेन गेट, मतलब ये भी कोई बात नहीं होती, मेन गेट है ना, ये भी नहीं, गेट का मतलब होता है GATE है ना, और हम देख लेते हैं हमारे बोलने के आधार पर ये सही हो जाएगा, गेटमैन मेन गेट नहीं साहब। आगे देखते हैं, एक की बात करते हैं, एक पे आ रहा है जी, ठीक है, 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है ए, ठीक है, 2 पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे एन आ रहा है, अच्छा 4 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है और 6 पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो ये होगा गेट नेम, ये तो होगा ही नहीं। तो फिर देखते हैं यहाँ पे, तो 6 पे देखो, 6 पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है, ई का 3 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे एन आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे ई आ रहा है और 2 पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो हमारा एक शब्द बन गया मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेट एक शब्द होता है और मैग्नेट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम सब जानते हैं मैग्नेट शब्द का अर्थ होता है चुंबक। बोलो क्या होता है, चुंबक। तो वास्तव में एक सार्थक शब्द बन गया है ना। तो हम कहेंगे कि ये मैग्नेट को इस प्रकार अव्यवस्थित क्रम में लिख दिया गया है, जैसे हमने व्यवस्थित किया तो एक शब्द बन गया मैग्नेट, जो कि कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, डी में बन रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्दों का पहला शब्द से है। इसका मतलब कह रहा है कि 3 शब्द दिए जा रहे हैं, तीसरे शब्द का संबंध वैसे ही है जैसे कि दूसरा का पहले से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा का पहले से क्या है, दवा। दवा का रोग से क्या संबंध है, हमें पता है जब कोई रोग होता है तो हम क्या लेते हैं, दवा लेते हैं। तो फिक्स बात है, हम भोजन कब लेते हैं, इनमें से देखो, क्या पोषण की जरूरत होती है तब, क्या विकास की जरूरत होती है तब, क्या ऊर्जा की जरूरत होती है तब, या भूख की तरफ होता है। तो हम कहेंगे जब हमें भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, एक बंदर, एक हाथी, इसका चूहा, फिर मक्खी, फिर से। इनमें देखना है कि सबसे, ये आकार के आधार पे है, ये 5 शब्द दिए गए जिनके आकार आपको देखना है। सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, बंदर, हाथी, सुआ और मक्खी और शेर में सबसे पहला कोई आएगा तो मक्खी आएगा। सबसे छोटा इसमें मक्खी होता है। मक्खी से बड़ा कोई होगा तो वो चूहा होगा, चूहा से बड़ा कोई होगा तो बंदर होगा, और बंदर से बड़ा कोई होगा तो शेर होगा, और शेर से बड़ा होगा तो हाथी होगा। ये हमने क्रम दे दिया। आइए जाने सबसे पहले नंबर पे कौन है, ये मक्खी। मक्खी के नंबर कितने हैं, 4 है। मक्खी से बड़ा चूहा, चूहा के नंबर कितने हैं, 3 है। चूहा से बड़ा बंदर, बंदर के नंबर कितने हैं, 1 है। और बंदर से बड़ा कौन है, शेर, शेर के नंबर 4। और शेर से बड़ा कौन है, हाथी, हाथी के नंबर कितने हैं, 5। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 43,145। बोलो किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, 43,145? 43,145 किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है हमें, सॉरी। 43,145 नहीं, हमने क्या, पहले नंबर पे आया 4 लिख दिया, दूसरे नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे चूहा 3 लिख दिया, तीसरे नंबर पे ये 1 लिख दिया, चौथे नंबर पे आया कौन, शेर आया, शेर के नंबर यहाँ 5 होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और फिर आया हाथी, हाथी के 5, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आपका 43,152 देखना, 43,152 बिल्कुल है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन का हम यही समापन करते हैं और कमेंट करके बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।